हम लोग आज बात करने वाले थे स्वीकृति, एडमिशन, इस पर बात करने वाले। और सबसे पहली जो गलतफहमी आपको रहती है वो गलतफहमी ये रहती है कि स्वीकृतियां 17, 18, 19 और 20 में है। 21 में आप ये मानकर चलते हैं कि ये लिखा हुआ है कि स्वीकृतियां कथन स्वीकृतिकर्ता के द्वारा अपने पक्ष में कब साबित की जा सकती हैं, क्योंकि सामान्य नियम स्वीकृतियों के बारे में यह है कि स्वीकृतिकर्ता का जो हित है उसके खिलाफ स्वीकृति होने पर ही न्यायालय के समक्ष उसका साक्ष्य ये दिया जाएगा। हां, ये ठीक है कि धारा 21 में कुछ स्थितियां बताई गई हैं जिनमें स्वीकृतिकर्ता स्वीकृति को अपने पक्ष में भी साबित कर सकता है। इसके अलावा किसी भी सिचुएशन में स्वीकृति को स्वीकृतिकर्ता अपने पक्ष में साबित नहीं कर सकता। यह एक सामान्य नियम है जिसकी चर्चा हम लोग आगे करेंगे। अभी इसकी चर्चा विस्तार पूर्वक नहीं हो सकती, लेकिन आप ये मानकर चलते हैं कि 21 में यही बात लिखी है और 22 ये कहती है कि दस्तावेजों की अंतर वस्तु में जो स्वीकृतियां हो गई हैं उनका साक्ष्य ये किस प्रकार दिया जाना है, इसकी व्यवस्था सेक्शन 22 वो बता रहा है। और बाकी 23, 24 ठीक है से लेकर के और 30 तक स्वीकृतियों का कोई ही वर्णित किया गया है, यह बात आपके ध्यान में ही नहीं आती। आप ये मानते हैं कि 21, 22 और 31, क्योंकि 31 एविडेंटरी वैल्यू ये स्वीकृतियों की क्या होगी इसके बारे में बता रहे हैं। अब चूंकि हमें आदत पुराने अधिनियम के मुताबिक बोलने की है, इसलिए हमारे मुंह से जो निकला है वो निकला है 21 से 31, इसमें 2 कम कर देंगे तो नए अधिनियम के सेक्शंस अपने आप आ जाएंगे। क्योंकि नए अधिनियम में आपको पता है कि धारा 2 और धारा 4 ये खत्म है, इसलिए पुराने अधिनियम में जो 21 है वो नए अधिनियम में 19 है और पुराने अधिनियम में जो 31 है वो नए अधिनियम में 29 है। परिवर्तन तब अनुसार आप कर लेंगे, ठीक है। 31, 25 हो गई है तो इसका मतलब और भी कम किया है इसको, ठीक है। तो तदनुसार परिवर्तन हम लोग कर लेंगे, देखेंगे। लेकिन कुल मिलाकर जो स्वीकृतियां हैं वो 15 से आपका 24 तक नए अधिनियम में, हां ठीक 24 तक वर्णित की गई और 25 में उन्होंने ये बताया है कि स्वीकृतियां ठीक है क्या करेंगी, उनका साक्षिक मूल्य किस प्रकार का होगा, इस बात की चर्चा सेक्शन 26 इसमें हुई है। तो स्वीकृतियां ये खाली 15, 16, 17, 18 यहां वर्णित हो ऐसी बात नहीं है, 15 से लेकर 24 तक वर्णित, क्योंकि स्वीकृतियां जिन्हें आप कहेंगे वे भी स्वीकृतियों का ही रूप है। इसलिए कहा यह जाएगा कि स्वीकृतियां ही ये वर्णित है धारा 15 से लेकर के और 24 तक। शुरुआत सेक्शन 15 नए अधिनियम का, और नए अधिनियम का सेक्शन 15 जो है वो क्या स्वीकृति, इसकी डेफिनेशन ये दे रहा है और स्वीकृति किन परिस्थितियों में की जा सकेगी इसकी चर्चा ये कर रहा है। कहता है स्वीकृति व मौखिक हो या दस्तावेज अथवा इलेक्ट्रॉनिक रूप में अंतर्विष्ट कथन है जो किसी विवादक तथ्य या सुसंगत तथ्य के बारे में कोई अनुमान ये इंगित करता है और जो ऐसे व्यक्तियों में से किसी के द्वारा और ऐसी परिस्थितियों में किया गया है जो एतस्मिन पश्चात वर्णित है।
परिस्थितियां और व्यक्ति जो स्वीकृति कर सकते हैं, उनका वर्णन एतस्मिन् पश्चात ये किया गया है। इतना ही सेक्शन 15 कह रहा है। ठीक है, कौन कौन स्वीकृति कर सकेगा और किन परिस्थितियों में स्वीकृति कर सकेगा, ये धारा 16, धारा 17, धारा 18 ये बता रही है। 16, 17 और 18 नए अधिनियम के, ये उन परिस्थितियों का और उन व्यक्तियों का वर्णन जो स्वीकृतियां करने में सक्षम है, उनके बारे में चर्चा कर रही है। और धारा 15 ये स्वीकृति की डेफिनेशन ये दे रही है। स्वीकृति की डेफिनेशन देते हुए वो क्या कह रहा है, सिर्फ इतना कि स्वीकृति क्या है, एक ऐसा मौखिक दस्तावेजी या इलेक्ट्रॉनिक रूप में किया गया कथन है जो विवाद्य के सुसंगत तथ्यों की ओर एक अनुमान ये इंगित करता है। चाहे विवादित तथ्यों की ओर एक अनुमान इंगित करता है और चाहे सुसंगत तथ्यों की ओर ये एक अनुमान ये इंगित करता है। सुसंगत तथ्य कौन से होते हैं ये आपको मालूम है। हम लोग पीछे हेतु तैयारी आचरण, प्रसंग हेतु परिणाम, व्यक्ति या वस्तु की अनन्यता, उसको सुनिश्चित करने वाले तथ्य, ये सब सारे सुसंगत तथ्य हैं। इनको देखकर आ रहे हैं। तो सुसंगत तथ्यों की ओर या विवादित तथ्यों की ओर ये एक अनुमान ये इंगित कर दे। अनुमान ये भी हो सकता है कि विवादित तथ्य अस्तित्व में थे, और अनुमान इसे भी कहेंगे कि विवादित तथ्य अस्तित्व में नहीं थे। अगर सिर्फ अनुमान ये इंगित हो रहा है किसी कथन से, और वो कथन उन व्यक्तियों के द्वारा और उन परिस्थितियों में किया गया है जो व्यक्ति और परिस्थिति धारा 16, 17 और 18 में वर्णित है, तो कथन स्वीकृति ये माना जाएगा। समस्या यहां पर है कि आम समाज में और आम जनजीवन में हम लोग इस ढंग से, ठीक है, आदत, हम लोग इस ढंग से सोचने की आदत डाले हुए हैं कि स्वीकृति का मतलब निश्चायक साक्ष्य, अर्थात स्वीकृति किसी ने कर ली तो उसने दायित्व को इस सीमा तक स्वीकार कर लिया, या यूं कहें कि हम लोग ऐसे सोचने के आदी हैं कि अगर किसी ने स्वीकृति की है तो उसने तथ्यों को इस सीमा तक स्वीकार किया है कि अब दायित्व, योग्यता, निर्योग्यता जिसकी भी मांग संबंधित कार्रवाई या संबंधित वाद में की गई है उसको सुरक्षित रूप में उत्पन्न किया जा सकता है। हम लोग ऐसे सोचने के आदी ये होते हैं, और इसी वजह से स्वीकृति और संस्वीकृति इसे समझने में कठिनाई है। अगर सोचने की थोड़ी आदत बदलने है और सिर्फ वही समझें जो लिखा है, तो स्वीकृति और संस्वीकृति इसे समझने में कोई कठिनाई होती नहीं। हम अपनी बातें इसे जरूर मिला देते हैं, और सबसे बड़ी दिक्कत कानून की दुनिया में यही है। आपको अपनी सोच इसे मिलाने की कोई अनुमति यह कानून की दुनिया में बिल्कुल ही नहीं है। जो लिखा है और जैसा लिखा है उसे ठीक वैसा ही पढ़िए, उसका ठीक वैसा ही अर्थ ये निकालिए। आपको कुछ ये सोचने की जरूरत नहीं है। वो कह रहा है कि स्वीकृति एक ऐसा कथन है जिससे अनुमान इंगित होता है, और अनुमान इस शब्द का मतलब है ये कि अनुमान इस पक्ष में भी हो सकता है कि अमुक तथ्य अस्तित्व में थे, और अनुमान इस पक्ष में भी हो सकता है कि अमुक तथ्य अस्तित्व में नहीं थे।
लेकिन स्वीकृति दोनों माने जाएंगे, क्योंकि स्वीकृति एक ऐसा कथन है जो अनुमान को इंगित करता है। अनुमान कितना सशक्त इंगित करता है इससे मतलब नहीं है। यानी स्वीकृति का प्रमाणक मूल्य, स्वीकृति में प्रोवेटिव वैल्यू, यह स्वीकृति का साक्षिक मूल्य, ये क्या हो, ये एक डिफरेंट बात है। साक्षिक मूल्य उसका कुछ भी हो सकता है। नॉर्मल रूल ये कि आप अपने हित के विरुद्ध कथन नहीं करते हैं। सामान्य नियम यह है कि कोई भी व्यक्ति अगर वो समझदार है तो कोई ऐसा कथन नहीं करता जो स्वयं उसके हित के खिलाफ हो। आप ये कभी नहीं कहेंगे कि हमने चोरी की है, भले ही की हो, फिर भी आप ये स्वीकार नहीं करेंगे कि हमने चोरी ये की है। और यही वो सिद्धांत है जिसके कारण से कवियों ने ये लाइन लिखी है कि निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छबाए। क्योंकि निंदक क्या करेगा, आपके व्यक्तित्व के दोषों को उजागर करेगा। और सवाल यह है कि हर समझदार आदमी यह जानता है कि अगर उसने आपके मुंह पर आपके दोष कहे तो योगी जनों की बात हम नहीं जानते, लेकिन सामान्य मनुष्य उस व्यक्ति से खुश नहीं होता जो उसके मुंह पर उसके दोषों का वर्णन करे। और समाज में बहुतायत में योगी जन नहीं है, समाज में बहुतायत में आम आदमी है। और आम आदमी की ये चारित्रिक विशेषता है कि अगर उसके मुंह पर उसके दोषों का वर्णन करो तो वो आपसे नाराज हो जाएगा, भले ही आपका वर्णन उसके संबंध में एकदम सच हो, फिर भी आपके संबंध उससे नॉर्मल नहीं रहेंगे। और इसीलिए कहा जाता है कि अगर तुम्हारे मुंह पर कोई तुम्हारे दोषों का वर्णन कर रहा है तो निश्चित तुम्हारे संबंध में अपने दृष्टिकोण के मुताबिक वो सच ही बोल रहा है, अपने दृष्टिकोण के मुताबिक वो झूठ नहीं कह रहा। क्यों? इसलिए कि आदमी झूठ बोलकर तुमसे संबंध अच्छे तो करना चाहेगा, लेकिन ऐसा बेवकूफ दुनिया में मिलना कठिन है जो तुमसे झूठ बोलकर तुमसे संबंध खराब करना चाहेगा। ठीक है, झूठ बोलकर कि तुम बड़े सुंदर हो, तुम बड़े बुद्धिमान हो, जबकि तुम गधे हो, ये कहकर तुमसे संबंध अच्छे हो जाएं, इसके लिए तो कोई तुम्हारे मूर्ख होते हुए भी तुम्हें बुद्धिमान कह सकता है। लेकिन यदि वो तुम्हें बुद्धिमान मानता है तो वो झूठ बोलकर तुम्हें मूर्ख कदापि नहीं कहेगा, क्योंकि मूर्ख कहना तुम्हें किसी भी सूरत अच्छा नहीं लगेगा। झूठी प्रशंसा तो लोग करते हैं, लेकिन झूठी बुराई उसकी नहीं करते जिससे वे अच्छे संबंध रखना चाहते हैं। जिससे अच्छे संबंध रखना चाहते हैं उसकी झूठी प्रशंसा तो करेंगे, लेकिन जिससे अच्छे संबंध रखना चाहेंगे उसकी झूठी प्रशंसा नहीं करेंगे। तो अगर तुम्हें किसी के बारे में यह विश्वास है
कि इससे ये अपने संबंध हमसे बेहतर करना चाहता है या हमसे बेहतर संबंध ये मानता है, फिर वो अगर तुम्हारी बुराई कर रहा है तो ये मान लो कि वो अपने दृष्टिकोण में तुम्हारे संबंध में सच ही कह रहा है। अब ये हो सकता है कि उसका दृष्टिकोण ही गलत हो, ये तो हो सकता है, लेकिन अपने दृष्टिकोण में वो सच बोलना, इसमें कोई संदेह नहीं। और अगर अपने दृष्टिकोण में वो सच बोल रहा है तो आदमी ईमानदार है और आपको उससे संबंध नहीं तोड़ने चाहिए। इसीलिए यह कहा जाता है कि निंदक नियरे राखिए। या अगर कोई मित्र तुम्हारे सामने ही तुम्हारी बुराई कर रहा है तो उसे नाराजगी, ठीक है, ये मन में नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि वो तुम्हारा हित चिंतक है और अपने दृष्टिकोण में तुमसे ठीक ही कह रहा है। यही वो सूत्र है, यही वो फार्मूला है जिस पर स्वीकृति का साक्ष्य ये ग्राह्य होता है। स्वीकृति नो डाउट एक ऐसा कथन है जो विवादित तथ्यों की ओर एक अनुमान इंगित करता है, लेकिन सामान्य तौर पर जिन परिस्थितियों में इसका साक्ष्य ग्राह्य होता है वे परिस्थितियां कथनकर्ता के हित के विरुद्ध होती हैं। यानी स्वीकृति के रूप में कथनकर्ता के उस कथन को साबित करने की कोशिश होती है जो स्वयं उसके हित के खिलाफ है, और अपने हित के खिलाफ कथन सामान्य तौर पर व्यक्ति नहीं करता है। तो अगर कोई ऐसा कथन किसी मामले में किसी पक्षकार के विरुद्ध साबित किया जा रहा है जो कथन स्वयं उसके हित के खिलाफ है, तो उस कथन के सच होने की जो गारंटी है ये बहुत अधिक है, ठीक है ना। यही स्वीकृतियों के साक्ष्य के ग्राह्य होने का आधार है, यद्यपि ये एकमात्र आधार नहीं है। स्वीकृतियों का साक्ष्य ग्राह्य हो इसका एकमात्र आधार यह नहीं है कि यह कथनकर्ता के हित के विरुद्ध होता है। हां, यह जरूर है कि सामान्यतः स्वीकृति के ग्राह्य होने का जो आधार है वो ये है कि स्वीकृति क्योंकि कथनकर्ता के हित के खिलाफ होती है, इसलिए ये कथनकर्ता के मामले और कथनकर्ता के कथन इसके बीच एक भेद उत्पन्न कर देती है, और भेद के उत्पन्न कर देने के कारण सच्चाई जानने में मदद मिलती है। मामला आपके विरुद्ध यह है कि आपने चोरी की है, विचारण इस बात का चल रहा है, इस बात का विचारण हो रहा है कि आपने चोरी की है। यानी अभियोजन कहता है कि आप चोर हैं और आप कहते हैं हम चोर नहीं हैं। तो किसी अवसर पर अगर आपने ही किसी के सामने कोई ऐसा कथन किया है जिससे यह अनुमान लगता है कि आप चोर हो, तो आपका वो कथन जो आपने किसी अवसर पर कर रखा है उसको अगर यहां साबित किया जाए तो सच्चाई ढूंढने में मदद निश्चित मिलेगी। क्यों? सामान्य नियम ये कि कोई भी
अपने हित के विरुद्ध कथन नहीं करता है। और यह कथन ऐसा है जो भले ही किसी भी अवसर पर या कहीं भी किया गया हो, लेकिन यह आपके हित के खिलाफ है। और यह कथन आपका जो वर्तमान मामला है, ठीक है ना, आपके वर्तमान मामले इसमें और आपके कथन में पर्याप्त भेद यह दिखाई दे रहा है। आपका वर्तमान मामला यह है कि हमने चोरी नहीं की है, और कथन जो साबित किया जा रहा है वो कथन यह अनुमान दे रहा है कि आपने अमुक अवसर पर संबंधित चोरी को करने के संबंध में अनुमान इंगित किया था अपने कथन के माध्यम से। तो आपका वो कथन आपके मामले के विपरीत है, और इस विपरीतता का यदि कोई कारण आपके पास नहीं है तो इस कथन के माध्यम से सच्चाई को जाना जा सकता है। ठीक है ना। कथन करता अगर अपने हित के विपरीत कोई बात कह रहा है तो फिर उस कथन के सच होने की उम्मीद यह बहुत अधिक है। यद्यपि आप अपने हित के विरुद्ध कथन ये मजबूरी में भी करते हैं, ठीक है ना। इसीलिए जब धारा 21 हम लोग पढ़ेंगे जो स्वीकृति के साक्षिक मूल्य के विषय पर बात करेंगे, तो ठीक है, धारा 21 ये कहेगी कि सामान्य तौर पर स्वीकृति इसका साक्ष्य तब दिया जाएगा जब स्वीकृति कथनकर्ता के हित के विरुद्ध हो। सामान्य नियम यही रहेगा। लेकिन धारा 21 कुछ अपवादिक स्थितियों का वर्णन यह भी करेगी। धारा 21 मेरे मुंह से निकल रहा है क्योंकि आदत पुराने अधिनियम की है। इस अधिनियम में धारा 19 नए में धारा 19 कुछ स्थितियां वर्णित कर रही है जिनमें स्वीकृति नामक कथन यह कथन करता तब भी साबित कर सकेगा जब कथन अंततः उसके हित के समर्थन में है, लेकिन वे स्थितियां अपवादिक हैं। सामान्य नियम यही है कि स्वीकृति हमेशा कथनकर्ता के हित के विरुद्ध है, यही साबित की जाएगी। क्यों? क्योंकि हित के विरुद्ध अगर आप कथन कर रहे हो तो संभावना यही है कि कथन के सच हुए बिना आप अपने हित के विरुद्ध कथन नहीं करेंगे, जबकि अपने हित के समर्थन में आप रोज झूठे कथन करते हैं। कोई कथन आपके हित के समर्थन में आप कहते हैं हम चोर नहीं है, आप कहते हैं हम हमेशा सच बोलते हैं, तो ये तो सभी लोग कहते रहते हैं। अपने हित के समर्थन में जो भी कथन आप करते हैं उसके झूठ होने की संभावना ये सर्वाधिक होती है, क्योंकि आपके व्यक्तित्व में अगर कुछ प्रशंसा के योग्य है और आप एक जेन्युइन आदमी हैं तो अपनी प्रशंसा खुद कोई नहीं करता। अगर आप एक जेन्युइन आदमी हैं, यही तो लक्ष्मण कह रहे हैं, ठीक है, परशुराम उनसे कि अपनी प्रशंसा तो आप खुद ही इतनी देर से कर रहे हो कि हमने ये कर दिया था, हमने वो कर दिया था।
जबकि जो योद्धा हैं, जो वीर हैं, जो पराक्रमी हैं, समाज ये बताता है कि ये ऐसे हैं, व्यक्ति खुद नहीं बताता। तो आप अपने बारे में जो कुछ कहते हो वो भले ही सच हो, लेकिन सामान्य नियम यही है कि अपने बारे में जो कुछ आप कहते हो उसके झूठ होने की संभावना बहुत ज्यादा होती है। आप अपने हित के समर्थन में झूठे कथन ये बहुत आसानी से गढ़ोगे, लेकिन अपने हित के विरुद्ध झूठा कथन ये कभी नहीं करोगे। अपने हित के विरुद्ध जब भी कथन करोगे आप, तो सामान्य नियम यही है कि वो सच्चा होगा तभी करोगे। ठीक है ना? आपको किसी सदगुरु उसने प्रेरणा दे दी, आपके मन में कोई बोध जगा और किसी ने कहा कि भाई ठीक है, जो कुछ हमने किया हम उसकी सजा भुगत लेंगे ताकि इस जीवन में ही उन्नत हो जाए। ऐसी कोई प्रेरणा आपको मिली और आपने अपने हित के विरुद्ध कथन कर दिया। ठीक है, तभी हित के विरुद्ध कथन होता है। सामान्य नियम यही। यद्यपि यह भी हो सकता है आपके प्रियजन को किसी ने बंदी बना लिया, वो उसके मार डालने की धमकी दे रहा है और फिर उसने आपके द्वारा ऐसा कथन यह हासिल कर लिया जो स्वयं आपके हित के खिलाफ, तो इसीलिए स्वीकृति को सुसंगत घोषित किया। भाई स्वीकृति कैसा साक्ष्य है? सुसंगत। आप ठीक है ये साक्ष्य दे सकते हो कि साहब हमसे स्वीकृति कारक कथन ये जो कराया गया, ये इन परिस्थितियों में कराया गया जिन परिस्थितियों में ऐसा कथन कोई भी करेगा, क्योंकि हमारे नियर एंड डियर को बंदी बना लिया था, उसे मार डालने की धमकी दे रहे थे। और ये जो स्पष्टीकरण है आपका, ये कैसा है? सुसंगत तथ्यों का स्पष्टीकारक। ठीक है ना? और वे कथन जो सुसंगत तथ्यों के स्पष्टीकारक हैं उदाहरणों में, ठीक है, पुराने अधिनियम की धारा 9 और नए अधिनियम की धारा 7, उसमें सुसंगत। ठीक है, वो कहता है ना कि वे तथ्य जो विवादित तथ्यों या सुसंगत तथ्यों के पुरा स्थापक है, वे तथ्य जो विवादित तथ्यों या सुसंगत तथ्यों के स्पष्टीकारक है। स्वीकृति कैसा कथन है? सुसंगत। और सुसंगत कथन, ठीक है, इससे आपके दोष के बारे में अनुमान यह इंगित होता है। सामान्यतः स्वीकृति के रूप में आपका वो कथन साबित किया जाता है जो आपके हित के खिलाफ। क्यों? इसलिए क्योंकि उसके झूठ होने की संभावना सबसे कम है। यद्यपि यह भी हो सकता है कि आपसे जानबूझकर, आपको मजबूर करके आपके हित के विरुद्ध कोई झूठा कथन यह हासिल कर लिया गया हो। लेकिन अगर ऐसा है तो आप न्यायालय इसमें यह बता सकते हैं कि किन परिस्थितियों में आखिर आपने अपने हित के विरुद्ध यह झूठा कथन यह किया था, और आपके द्वारा ये जो परिस्थितियां बताई जाएंगी ये भी धारा 9 में सुसंगत हो जाएंगी। धारा 9 पुराने अधिनियम की और नए अधिनियम की धारा 7 उसमें सुसंगत हो जाएंगी। अर्थात नॉर्मली अगर आपके हित के विरुद्ध कोई कथन है और वो कथन किन परिस्थितियों में आया, इसके बारे में कोई संतोषजनक स्पष्टीकरण ये आपके पास नहीं है, तो फिर उसके सच होने की संभावना ये सर्वाधिक है। और यही मोलाधिक है
जिसकी वजह से स्वीकृतियों के साक्ष्य को सुसंगत यह घोषित किया गया है। यही वो लॉजिक है कि सामान्यतः कोई व्यक्ति अपने हित के विरुद्ध कथन नहीं करता। और धारा 21 पुराने अधिनियम, नए अधिनियम की धारा 19 चूंकि घोषणा कर रही है कि अगर किसी के हित के विरुद्ध कोई कथन मिलता है तो उस व्यक्ति के विरुद्ध उस कथन को साबित किया जाएगा। इसलिए सच का सर्वाधिक अच्छा साक्ष्य यह कथन हो सकता है। यद्यपि अपवादिक रूप में धारा 19 नए अधिनियम की यह भी घोषित कर रही है कि कई बार वो कथन जो आपके पक्ष में है उसे भी आप न्यायालय के समक्ष, ठीक है, साबित कर पाएंगे इस रूप में कि वो स्वीकृति है, ठीक है, आपके पक्ष में है तो भी साबित कर पाएंगे। क्यों? इसलिए क्योंकि धारा 19 इसकी इजाजत दे रही है। और धारा 19 इसकी इजाजत क्यों दे रही है? इसलिए क्योंकि धारा 15 जहां स्वीकृति को डिफाइन किया है वहां यह लिखा है कि स्वीकृति एक ऐसा कथन है जिससे अनुमान इंगित होता है, और अनुमान दोनों ओर इंगित हो तो भी उसे अनुमान ही कहा जाएगा। लेकिन सामान्यतः स्वीकृति का साक्ष्य ग्राह्य होने की जो कसौटी है, स्वीकृति का साक्ष्य ग्राह्य होने का जो कारण है वो ये कि स्वीकृति कथनकर्ता के हित के विरुद्ध ये होती है। लेकिन ये एकमात्र कारण नहीं है। क्यों? डेफिनेशन में ये लिखा हुआ है कि अनुमान इंगित करती है, और अनुमान व्यक्ति के पक्ष में भी हो सकता है, अनुमान व्यक्ति के विरोध में भी हो सकता है। हां, ये ठीक है कि अगर व्यक्ति के पक्ष में भी है और धारा 19 की स्थितियां संतुष्ट हैं तो आप अपने पक्ष में उस स्वीकृति के साक्ष्य को दे सकते हैं। यद्यपि इस स्वीकृति का जो साक्षिक मूल्य है उस स्वीकृति की अपेक्षा जो स्वीकृति आपके हित के विरुद्ध है उसके मुकाबले इसका साक्षिक मूल्य कम होगा, यह सही है। लेकिन साक्षिक मूल्य और सुसंगत ये दो अलग अलग बातें, ठीक है ना? तो अगर हम सिंपल धारा 15 को पढ़ें और कुछ न सोचें तो धारा 15 ये कह रही है कि स्वीकृति क्या है? स्वीकृति एक ऐसा कथन है जो अनुमान इंगित करता है, और यह कथन लिखित रूप में किया जा सकता है, यह कथन मौखिक रूप में किया जा सकता है, और यह कथन इलेक्ट्रॉनिक स्वरूप में किया जा सकता है, और अनुमान दोनों तरफ हो सकता है। जो अनुमान इंगित होगा वो कथनकर्ता के हित के पक्ष में भी हो सकता है और हित के विरोध में भी हो सकता है। अगर हित के पक्ष में है कथनकर्ता के तो यह स्वीकृति है, लेकिन इसके झूठ होने की संभावना यह हो सकती है क्योंकि आप अपने हित के पक्ष में झूठे कथन बोलते ही रहते हैं। यह सामान्य अनुभव का विषय है। इसलिए अगर कथनकर्ता के हित के पक्ष में है कथन तो फिर एडिशनली उसमें वे स्थितियां भी मौजूद होनी चाहिए जो धारा 19 में बताई गई है, तभी उस कथन को स्वीकृति के रूप में ग्राह्य किया जाएगा। ठीक है, स्वीकृति के रूप में ग्राह्य किया जाएगा, मीनिंग देयर बाय उस कथन का स्वीकृति के रूप में साक्ष्य न्यायालय में दिया जा सकेगा। अब इस रूप बात को ऐसे मत लीजिए कि अगर कथनकर्ता का कोई कथन उसके अपने हित के पक्ष में है और
धारा 19 की स्थितियां भी नहीं है, अब वो न्यायालय में उसका साक्ष्य दे रहा है तो कोई लाठी चलना शुरू हो जाएगी? कुछ नहीं होगा। अगर अभियोजन जागरूक है, ठीक है, और पीठासीन अधिकारी भी समझदार है, तो आपको, ठीक है, पहले तो प्रश्न पूछने की इजाजत नहीं देगा, और अगर आप लड़ने को तैयार हो गए तो आपका प्रश्न लिखा देगा और उत्तर में लिखा देगा कि साक्षी संबंधित प्रश्न का उत्तर देने के लिए विवश नहीं है, प्रश्न निरस्त किया जाता है, अगला पूछिए। ठीक है ना, लाठी कोई नहीं चलेगी, लेकिन चूंकि भारतीय साक्ष्य अधिनियम उसकी इजाजत ही नहीं देता, ठीक है ना, क्योंकि कथन आपके पक्ष में है, अगर आपके पक्ष में तो उसके झूठ होने की संभावना होगी, उसकी झूठ होने की संभावना न रहे, इसी के लिए लिखा गया है कि स्वीकृतियां सामान्य रूप से साक्ष्य में तभी दी जाएंगी जब वे कथनकर्ता के हित के खिलाफ हो। हां, अगर स्वीकृतियां जो अनुमान इंगित कर रही हैं वो कथनकर्ता के हित के पक्ष में भी है तो भी, ठीक है, उन्हें साक्ष्य के तौर पर दिया जा सकता है, लेकिन तब वे एडिशनल स्थितियां जिनका वर्णन धारा 19 में किया गया है और जिन्हें हम लोग यथास्थान समझेंगे, अगर वे स्थितियां और मौजूद हैं तो उन स्वीकृतियों का साक्ष्य यह भी दिया जा सकेगा जो स्वयं कथनकर्ता के पक्ष में है, अन्यथा सामान्य नियम यही रहेगा। लेकिन हम लोग आगे की बात को बिना समझे हुए यहां पर, चूंकि स्वीकृति की परिभाषा, डेफिनेशन सिर्फ इतना ही समझ रहे हैं, तो डेफिनेशन क्या कह रहे कि स्वीकृति एक ऐसा कथन है जो इलेक्ट्रॉनिक स्वरूप में किया गया है, लिखित रूप से किया गया है या मौखिक रूप से किया गया है, ठीक है, यह एक ऐसा कथन है जो अनुमान इंगित कर देता है, करने का तरीका कोई हो, आप लिखित रूप में करें, आप मौखिक रूप में करें, ये करने के तरीके हैं, ठीक है, कथन करने के ये तरीके हैं, इनमें से किसी का इस्तेमाल कर लीजिए आप। तो आपने कथन किया है और वो कथन क्या कर रहा है? एक अनुमान इंगित कर रहा है। अनुमान किस ओर इंगित कर रहा है इसकी बात ही नहीं की धारा 15 में। क्यों? इसकी बात तो आगे होगी। कब? धारा 19 में। क्यों? क्योंकि वो स्वीकृति के साक्षिक मूल्य इससे जुड़ी हुई बात है, वो हित के खिलाफ होगी, उसका साक्षिक मूल्य ज्यादा होगा क्योंकि उसकी सच होने की संभावना ये ज्यादा होगी, क्योंकि आदमी अपने हित के खिलाफ ऐसा कथन जो उसके वर्तमान मामले से भेद उत्पन्न कर रहा है करता ही नहीं है, और मिल रहा है तो उसके सच होने की संभावना है, उसका प्रामाणिक मूल्य, उसका साक्षिक मूल्य ये ज्यादा है। अगर अनुमान ऐसा इंगित होना जो कथनकर्ता के पक्ष में है, ठीक है, तो उसका साक्षिक मूल्य ये कम होगा और उसका साक्ष्य भी तभी दिया जा सकेगा जब वे एडिशनल स्थितियां जो धारा 19 में मिलेंगी वे भी मौजूद हों, अन्यथा उसका साक्ष्य दिया ही नहीं जाएगा, क्योंकि मानव अनुभव और बुद्धि ये कहती है कि कथनकर्ता अपने पक्ष में झूठे कथन ये तो करता ही है। तो ट्रायल तो हम काहे के लिए चला रहे हैं? सत्य अन्वेषण के लिए, सत्य के अन्वेषण, इसके लिए ट्रायल चल रहा है। तो जिसके बारे में हमारा अनुभव ये जानता है कि झूठे ही होगा या इसके झूठ होने की संभावना बहुत ज्यादा है, हम उसे साक्ष्य के तौर पर देने की अनुमति यही क्यों दें? और अगर देंगे तो पूरे प्रिकॉशन के साथ, और यही नियम अपनाया गया। धारा 19 जब हम लोग देखेंगे तो देखेंगे कि ऐसी स्वीकृतियां जिनसे कथनकर्ता के पक्ष में अनुमान इंगित होगा,
उन्हें साक्ष्य के रूप में देने की अनुमति ये मिलेगी ही तब। जबकि ऐसी परिस्थितियां मौजूद हों जो उनकी सच्चाई की संभावना को बढ़ाएंगी, तभी हम करेंगे। अन्यथा सामान्य नियम के तौर पर स्वीकृतियों का साक्ष्य तभी दिया जाएगा जब वह कथनकर्ता के हित के खिलाफ। इसका मतलब स्वीकृति की डेफिनेशन क्या हुई? स्वीकृति की डेफिनेशन हुई एक ऐसा कथन जो किसी भी स्वरूप में किया जाए और कहीं भी किया जाए, कहीं भी किया जाए, मीनिंग देयर बाय कोई स्थान हो, स्थान कोई हो और कैसे भी किया जाए, अगर इससे विवादित तथ्यों की ओर कोई अनुमान इंगित होता है तो वह अनुमान कथनकर्ता के पक्ष में हो या विपक्ष में, उस कथन को स्वीकृति ही कहा जाएगा। हाँ, उस स्वीकृति का साक्षिक मूल्य क्या होगा यह हम धारा 19 के हिसाब से डिसाइड करेंगे। और क्या हम उस स्वीकृति के साक्ष्य को विचारणा में दे पाएंगे यह भी हम धारा 19 से ही डिसाइड करेंगे। लेकिन वो स्वीकृति होगा, इसमें कोई संदेह नहीं। इसे ऐसे समझ सकते हैं कि जिसके दो आंखें, एक नाक, दो कान होंगे, वो मनुष्य होगा। अच्छा होगा या बुरा, यह उसकी स्वभावगत विशेषताओं के अध्ययन के बाद यह हम तय करेंगे। ऐसे कथन है, अगर वो एतस्मिन् पश्चात वर्णित परिस्थितियों में और एतस्मिन् पश्चात वर्णित व्यक्तियों ने किया है तो हम उसे स्वीकृति मानेंगे, यदि उससे कोई अनुमान ये इंगित हो जाए। जरूरी यह भी है कि एतस्मिन् पश्चात वर्णित परिस्थितियों में और एतस्मिन् पश्चात वर्णित व्यक्तियों ने किया हो। एतस्मिन् पश्चात वर्णित व्यक्ति कहां है? 16, 17 और 18। और एतस्मिन् पश्चात वर्णित परिस्थितियां कहां है? 16, 17 और 18। अगर एतस्मिन् पश्चात वर्णित व्यक्तियों ने किया, एतस्मिन् पश्चात वर्णित परिस्थितियों में किया है और उससे अनुमान भी इंगित होता है तो वो स्वीकृति है। ठीक है, इसमें कोई संदेह नहीं। उसका साक्षिक मूल्य क्या होगा? धारा 19 देखेंगे। साक्षिक मूल्य तब ज्यादा होगा जब वो कथनकर्ता के हित के खिलाफ हो। क्यों? इसलिए क्योंकि हमारा सामान्य अनुभव ये है कि कथनकर्ता अपने हित के विरुद्ध कोई कथन करता ही नहीं। ठीक है, तब उसका प्रामाणिक मूल्य, साक्षिक मूल्य ज्यादा होगा। और अगर वो कथनकर्ता के हित के समर्थन में अनुमान यह अभिव्यक्त कर रहा है तो उसका साक्षिक मूल्य कम होगा। क्यों? क्योंकि हमारा अनुभव यही है कि व्यक्ति अपने हित के समर्थन में झूठे कथन और झूठी बातें कहता ही है। इसीलिए धारा 19 में हम लोग देखेंगे कुछ और स्थितियां आएंगी जो स्वीकृति का ऐसा कथन जो कथनकर्ता के पक्ष में अनुमान इंगित कर रहा हो, उसकी सत्यता को सुनिश्चित करने के लिए कुछ और परिस्थितियों का वर्णन यह भी धारा 19 में मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन स्वीकृति यह एक ऐसा कथन है जो एतस्मिन् पश्चात वर्णित परिस्थितियों में और एतस्मिन् पश्चात वर्णित व्यक्तियों ने जो किया है। इसके ग्राह्य होने की जो विशेषता है, ग्राह्य होने की विशेषता कह रहे हैं हम, ग्राह्य होने की जो कसौटी है वो ये है कि चूंकि यह अनुमान इंगित करता है, सामान्यतः ऐसा अनुमान इंगित करता है जो कथनकर्ता के हित के खिलाफ होता है, इसलिए इसके सच्चे होने की गारंटी ज्यादा होती है। स्वीकृति का साक्ष्य ग्राह्य, आपसे एग्जाम में खूब पूछा जाता है कि स्वीकृति का साक्ष्य ग्राह्य क्यों किया जाता है, स्वीकृति क्या है, स्वीकृति कौन कर सकता है, स्वीकृति किन परिस्थितियों में की जा सकती है, और स्वीकृति का साक्ष्य ग्राह्य होने की, ठीक है, कसौटी ये क्या है। तो स्वीकृति क्या है? स्वीकृति एक कथन है। ये कैसे किया जाता है? किसी भी तरीके से, लिखित, मौखिक या इलेक्ट्रॉनिक स्वरूप में।
किसके द्वारा? ये तस्मिन पश्चात वर्णित व्यक्ति, यानी कौन से? 16, 17 और 18, जिनका भी वर्णन आएगा ये तस्मिन पश्चात वर्णित परिस्थितियों में। ठीक है, कौन सी परिस्थितियां? जो 16, 17, 18 में वर्णित। ठीक है, ऐसे कथन को हम स्वीकृति कहेंगे। इसके साक्ष्य के ग्राह्य होने की कसौटी क्या है? इसके साक्ष्य के ग्राह्य होने की कसौटी यह है कि इससे अनुमान इंगित होने की दशा में, ठीक है, इसे अनुमान इंगित करने की दशा में साक्ष्य में शामिल किया जाता है। लेकिन सामान्यतः धारा 19 के साथ इसको पढ़ा जाता है, और धारा 19 ये कहती है कि सामान्यतः स्वीकृति का साक्ष्य ये तभी ग्राह्य किया जाएगा जबकि कथनकर्ता के हित के खिलाफ हो, और कथनकर्ता के हित के खिलाफ होने की दशा इसके सत्य होने की संभावना सर्वाधिक होती है। और विचारण का उद्देश्य सत्य का अन्वेषण यही होता है। इसलिए ऐसा साक्ष्य जो सत्य की ओर अनुमान ये दे रहा है, उसके अग्राह्य करने का कोई सवाल उठता ही नहीं, या उसके अग्राह्य होने का कोई औचित्य या जस्टिफिकेशन यही नहीं। इसलिए स्वीकृति के साक्ष्य को जस्टिफाइडली ये ग्राह्य किया जाता है। एक बात और भी है कि अगर जबरदस्ती कथनकर्ता से झूठे कथन उसके हित के विरुद्ध करवा लिए गए तो भले ही उन्हें स्वीकृति के तौर पर यह अभियोजन साबित करा ले, लेकिन इसके बाद भी जब बचाव पक्ष के साक्ष्य का अवसर आएगा तो धारा 9, ठीक है, इस व्यक्ति को यह अवसर उपलब्ध करा देगी कि यह न्यायालय के समक्ष स्पष्टीकारक कथन के रूप में, सुसंगत तथ्य के स्पष्टीकारक कथन के रूप में उन परिस्थितियों को रख दे जिनमें उस कथन को, जिसे स्वीकृत के रूप में इसके हित के विरुद्ध होने के कारण, ठीक है, साक्ष्य के रूप में विचारण में ग्राह्य किया गया है जो कथन, उसको, ठीक है, न्यायालय के समक्ष किन परिस्थितियों में उसको किया गया है यह रख दे और सच्चाई न्यायालय के सामने आ जाए, इसकी संभावना रहती है। इसलिए स्वीकृति के कथन को हम, ठीक है, साक्ष्य के रूप में ग्राह्य करते हैं। कथनकर्ता के हित के विरुद्ध होने के कारण यह सच्चाई की झलक ये देता है। ये कथनकर्ता के वर्तमान मामले, ठीक है, इसमें और कथन में भेद उत्पन्न कर देता है। आपका वर्तमान मामला यह कि हम चोर नहीं है, और कथन आपका यह है कि आप चोर हैं। इसलिए इसके साक्ष्य को ग्राह्य किया जाता है। एक और कारण है स्वीकृति के साक्ष्य को ग्राह्य करने का, और वो कारण क्या है कि इससे सबूत का अधित्यजन ये हो जाता है। क्यों? हम लोग आगे पढ़ेंगे एविडेंस एक्ट में। पुराने अधिनियम में सेक्शन 58 था, इस नए अधिनियम में सेक्शन बदल गया है। कौन सा सेक्शन? यथास्थान देख लेंगे। और पुराने अधिनियम का धारा सेक्शन 58 ये कहता था कि एडमिटेड फैक्ट्स नीड नॉट टू बी प्रूव्ड। स्वीकृत तथ्यों का साक्ष्य देना जरूरी नहीं है। स्वीकृत तथ्यों का साक्ष्य देना जरूरी कब नहीं है? जबकि सुनवाई के अवसर पर लिखित या मौखिक रूप से पक्षकारों ने किन्हीं तथ्यों को स्वीकार कर लिया है, या अभिवचन की विधि के मुताबिक कोई तथ्य स्वीकृत मान लिए गए न्यायालय के द्वारा, तो उन तथ्यों का सबूत ये देने की जरूरत नहीं है। सबूत के रूप में आप कौन से तथ्य देते हैं? वे तथ्य जो विवादित तथ्यों के अस्तित्व को, ठीक है, संभाव्य रूप में न्यायालय के समक्ष दर्शित कर देते हैं। सबूत के रूप में आप न्यायालय के समक्ष वो तथ्य रखते हैं जिन्हें रखने पर विवादित तथ्यों के अस्तित्व के संबंध में अनुमान लगाना सहज हो सकता है।
ठीक है, क्योंकि कुछ तथ्य अगर अस्तित्व में है, सड़क भीगी हुई है, तो विवादित तथ्यों का सहज अनुमान लग सकता है कि बरसात हुई होगी। अगर कुछ परिस्थितियां अस्तित्व में हैं, तो अन्य परिस्थितियों के अस्तित्व में होने का अनुमान आसानी से लग सकता है। तो वे तथ्य जो विवादित तथ्यों के अनुमान को संभाव्य बनाने के लिए न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किए जाते हैं, इन तथ्यों को ही सबूत, साक्ष्य, एविडेंस यह कहा जाता है। और वे, ठीक है, तथ्य जिनके साबित होने पर उस वाद या कार्यवाही में जिस अधिकार, दायित्व, योग्यता, निर्योग्यता की मांग की गई, ठीक है, उन तथ्यों को हम क्या बोलते हैं? विवादित तथ्य। स्वीकृति अनुमान इंगित करती है। आपने एक अवसर पर, आप पर चोरी का अभियोग है, आप कहते हैं कि कमरे में तो हम घुसे थे, चोरी हमने नहीं की, तो कमरे में हम घुसे थे, इससे अनुमान तो इंगित होता ही है। ठीक है, तो एक परिस्थिति है जो विवादित तथ्यों के अस्तित्व को संभव बना रही, इसलिए साक्ष्य, सबूत, और इस सबूत को हम नाम क्या देते हैं? स्वीकृति। इसे हम स्वीकृति नाम देते हैं। सबूत के कई नाम हो सकते हैं। सबूत का नाम हेतु होता है, सबूत का नाम तैयारी होता है, सबूत का नाम अवसर होता है, और सबूत का नाम स्वीकृति ये भी होता है। तो अगर तथ्य स्वीकृत है, ठीक है, हम सबूत क्यों दे रहे हैं? ताकि विवादित तथ्य अस्तित्व में है, ये बात साबित हो जाए। तो अगर पक्षकारों ने स्वीकृत कर लिया है किन्हीं तथ्यों को, तो उन तथ्यों के अस्तित्व को साबित करने की जरूरत बची ही नहीं। भाई, साबित करने की जरूरत कहां बचती है? जब दो लोगों में किसी बिंदु पर विवाद हो। अगर व्यक्ति एकमत हो गए हैं किसी बिंदु पर, तो उस बिंदु को साबित करने की जरूरत खत्म हो जाती है। इसी बात पर यह कहा गया कि स्वीकृत तथ्य साबित करने की जरूरत नहीं है। तो स्वीकृतियों का साक्ष्य, इसे सुसंगत घोषित किए जाने का या इसके ग्राह्य होने का एक कारण यह भी है कि स्वीकृत तथ्यों को साबित करने की जरूरत यह खत्म हो जाती है। लेकिन यह भी एकमात्र कारण नहीं है। ठीक है, एकमात्र कारण इसलिए नहीं क्योंकि तथ्य वे जो सुनवाई के समय पक्षकारों के द्वारा स्वीकृत कर दिए गए, उन्हें साबित करने की जरूरत खत्म होती है। वे तथ्य जो सुनवाई से पूर्व या न्यायालय के बाहर स्वीकृत किए गए थे, उन्हें तो साबित करने की जरूरत रहती ही है। उन्हें तो साबित करना ही पड़ेगा। उन्हें साबित हम कैसे करेंगे? उन्हें साबित करेंगे उस व्यक्ति का साक्ष्य कराकर जिसके सामने उन तथ्यों को आपने स्वीकृत किया था। आपने इनके सामने स्वीकार किया था कि हमने चोरी की है, तो इन्हें बुलाया जाएगा और इनसे पूछा जाएगा कि क्या इन्होंने स्वीकृत किया था? ये कहेंगे हां, स्वीकृत किया था। तो फिर स्वीकृति का साक्ष्य न्यायालय के समक्ष आया है। यानी वे स्वीकृतियां जो सुनवाई के समय नहीं की गई हैं, उनका साबित किया जाना यह समाप्त नहीं होता, या यूं कहें उनके साबित किए जाने की आवश्यकता खत्म नहीं होती। लेकिन हां, यह जरूर है कि अगर न्यायालय में ही इन्हीं तथ्यों को स्वीकृत कर लिया गया, लिखित रूप से, मौखिक रूप से, ठीक है, या अभिवचन की विधि के मुताबिक उन्हें स्वीकृत मान लिया गया, तो उनके साबित करने की जरूरत अवश्य खत्म हो जाती। अब किसी साक्षी को नहीं बुलाना है उसको साबित करने के लिए, क्योंकि स्वयं न्यायालय की उपस्थिति में आपने उन तथ्यों को स्वीकृत कर लिया। ठीक है ना? तो सीमित मात्रा में स्वीकृतियों के साक्ष्य के सुसंगत होने का कारण यह भी है कि इससे समय की बचत होती है। क्यों? स्वीकृत तथ्यों का सबूत अनावश्यक हो जाता है।
यदि अनावश्यक कहा मैंने, अग्राह्य हो जाता ये नहीं कहा, क्योंकि सेक्शन 58 में ही लिखा है कि न्यायालय यदि चाहे तो ऐसे तथ्य जो स्वीकृत हो गए हैं उन्हें भी ऐसी स्वीकृति से अन्यथा साबित किए जाने की अपेक्षा यह कर सकता है, या उन तथ्यों के और सबूत की मांग यह कर सकता है। इसका मतलब अनावश्यक हो जाता है, अग्राह्य नहीं हो जाता। न्यायालय के पास ताकत रहेगी कि आप ऐसी स्वीकृति से अन्यथा इन तथ्यों को साबित करिए, ठीक है ना। तो स्वीकृतियों का साक्ष्य दिए जाने का जो जस्टिफिकेशन है, एक तो इससे समय की बचत होती है, दूसरे इससे सच्चाई का बहुत अच्छा सबूत, ठीक है, यह उपलब्ध हो जाता है, क्योंकि यह कथनकर्ता के हित के खिलाफ होता है। यद्यपि यह भी एकमात्र कारण नहीं है। क्यों? स्वीकृति का साक्ष्य तब भी ग्राह्य होगा जब वह कथनकर्ता के हित के समर्थन में हो, लेकिन तब एक बात जरूर आ जाएगी कि धारा 19 में वर्णित स्थितियां और हो, लेकिन स्वीकृतियों का साक्ष्य केवल कथनकर्ता के हित के विरोध में होने पर ही ग्राह्य किया जाएगा, यह तो सही नहीं है। लेकिन हां, एक कारण यह है जरूर कि स्वीकृतियों के साक्ष्य को इसलिए भी ग्राह्य किया जाता है क्योंकि वह कथनकर्ता के हित के खिलाफ होता है। स्वीकृतियों का साक्ष्य इसलिए भी ग्राह्य किया जाता है कि वह कथनकर्ता के मामले में भेद उत्पन्न कर देता है। उसका मामला यह है कि हमने चोरी नहीं की, अब कथन यह है कि हमने चोरी की। यह कथन जो अनुमान दे रहा है वो यह है कि इसने चोरी की, और स्वीकृतियां सत्य का सबसे अच्छा सबूत है, इसलिए भी उनको ग्राह्य ये किया जाता है। स्वीकृतियां किस किस तरह की जा सकती है? तो लिखित, मौखिक, इलेक्ट्रॉनिक और आचरण के माध्यम से भी स्वीकृति हो सकती है। बाय कंडक्ट ये भी स्वीकृति हो सकती है। जैसे धारा 8 पढ़ी थी हम लोगों ने कि एक ही उपस्थिति और श्रवण गोचरता में यह कहा जाता है कि हत्यारे की तलाश में पुलिस आ रही है, हत्यारा, और वो हत्यारा इसे तलाशेगी, ए वहां से चला जाता है, ठीक है। तो ये आचरण से स्वीकृति, क्योंकि इससे अनुमान इंगित हो रहा है कि ए हत्यारा है, और एक तथ्य का साक्ष्य, ठीक है, ये कई धाराओं में सुसंगत हो सकता है, ठीक है। इन शब्दों का प्रभाव उसके आचरणों पर आया है, और धारा 8 कहती है कि इस धारा 8 पुराने अधिनियम की, वर्तमान अधिनियम की धारा 6, कि ऐसे कथनों का साक्ष्य भी सुसंगत है जिन कथनों का प्रभाव पक्षकार के आचरण पर दिखाई दे। क्योंकि यह कथन कि पुलिस आ रही है, इसका प्रभाव एक आचरण पर दिखाई दिया है, इसलिए धारा 8 में भी सुसंगत, लेकिन उसका यह आचरण स्वीकृति के रूप में है, ठीक है। धारा 18, ठीक है, धारा 16 और 17 नए अधिनियम की, इसमें भी सुसंगत हो जाएगा, क्योंकि इससे अनुमान इंगित यह भी होगा, ठीक है। अनुमान इंगित अगर आपके आचरण से हो रहा है तो भी वह आचरण स्वीकृत के तौर पर सुसंगत हो जाएगा। मौन रहकर भी स्वीकृति की जा सकती है, और आप सामान्य जनजीवन में भी सुनते हैं, मौनम स्वीकृति लक्षणम, मौन स्वीकृति का लक्षण है। लेकिन मौन हमेशा स्वीकृति का लक्षण नहीं होता, और बस यही न्यायालय की भूमिका होती है कि क्या इस परिस्थिति में मौन स्वीकृति का लक्षण माना जा सकता है। यह भी होता है, आप हम पर झूठा आरोप लगा रहे हो तो कोई जरूरी नहीं है हम उसका प्रतिवाद करें, क्योंकि हमारी मान्यता यह भी हो सकती है कि तुम कुत्ते भौंकते हैं, हाथी चलते चले जाते हैं, नहीं दे रहे साक्ष्य, तो यह न्यायालय अनुमान लगाएगा कि जिस पक्षकार पर मौन रहकर
मामले को स्वीकृत कर लेने का आरोप ये लगाया गया है उसके संपूर्ण व्यक्तित्व का अध्ययन करने पर क्या निष्कर्ष निकलना है? अगर निष्कर्ष यह निकल रहा है कि वाकई ये इसलिए चुप रहा कि इसके पास इसका खंडन करने के लिए कुछ था ही नहीं, तो वो स्वीकृति अवश्य है, अन्यथा वो स्वीकृति नहीं भी हो सकता है। लेकिन हां, हो भी सकता है। यानी स्वीकृति कैसे कैसे की जा सकती है? तो स्वीकृति हर उस तरीके से की जा सकती है जो तरीका अभिव्यक्ति के लिए उपयोग में लाया जाता है। और अभिव्यक्ति के लिए उपयोग में लिखना, ठीक है, बोलना, और बोलना इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, और कंडक्ट, ये सब तरीके अभिव्यक्ति के लिए उपयोग में लाए जाते हैं। तो स्वीकृति इनमें से किसी भी तरीके से की जा सकती है। स्वीकृति कहां कहां की जा सकती है? कहां कहां से तात्पर्य, क्या न्यायालय के बाहर भी स्वीकृति हो सकती है? यस, हो सकती है। स्वीकृतियां न्यायिक स्वीकृतियां भी हो सकती हैं, और स्वीकृतियां न्यायिकेतर ये भी हो सकती है, यानी जो न्यायालय के बाहर हों ऐसी भी हो सकती है। वे स्वीकृतियां तो होंगी, यद्यपि उनका साक्षिक मूल्य अलग अलग हो जाएगा। अगर स्वीकृतियां न्यायालय में की गई हैं तो उनका साक्षिक मूल्य ज्यादा होगा, और न्यायालय ने अपने विनिश्चय, माननीय उच्चतम न्यायालय ने अपने विनिश्चयों में तय किया है कि अगर स्वीकृतियां न्यायालय में की गई हैं तो उनका साक्षिक मूल्य इस सीमा तक हो सकता है कि उन्हें निश्चायक साक्ष्य की तरह है यह मान लिया जाए। हो सकता है ऐसा, हमने ये नहीं कहा होगा, हो सकता है। और न्यायालय के बाहर अगर की गई है तो उन स्वीकृतियों को उस व्यक्ति को बुलाकर जिसके प्रति वो की गई है, या जिसने स्वयं अपने कानों से उनको होते हुए सुना है, उसे बुलाकर साबित करना होगा। तो स्वीकृतियां हो कहीं भी सकती हैं, ठीक है। और कब कथन स्वीकृतियां माने जाएंगे? जबकि एतस्मिन् पश्चात वर्णित परिस्थितियों और एतस्मिन् पश्चात वर्णित व्यक्तियों के द्वारा किए गए। कौन से व्यक्ति किन परिस्थितियों में कथन करें ऐसे जो अनुमान इंगित करें और उन्हें स्वीकृति मान ली जाए, इस पर बात कल करेंगे हम लोग। देखिए।